हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर शालू शर्मा और आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटी। हम 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई वांट टू टेल यू कि एनसीईआरटीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि एनसीईआरटीज फाउंडेशन बिल्ड करती हैं। देखिए, अगर आपको कोई स्ट्रांग इमारत बनानी है ना, तो आपको फोकस करना होता है उसके बेस पर। बेस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इमारत आप जितनी मर्जी बड़ी खड़ी कर लें, उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। बट अगर बेस ही वीक होगी तो छोटी सी हाइट पर भी देयर इज चांसेस कि वो इमारत गिर जाए। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड फोकस ऑन द बेस, ऑन द फाउंडेशन, दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। क्योंकि देखिए, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर ट्विस्टेड आए, घुमा के पूछे जाए, तब भी आप उन्हें बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। और स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं या यूपीएससी के एग्जाम हैं तो वहां पे हमेशा क्वेश्चंस ट्विस्टेड ही पूछे जाते हैं, जहां पे आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जो नॉलेज है उसे टेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत बार अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी से प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इकोनॉमी की हो, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो या ज्योग्राफी की हो। ये जो मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनकी एनसीईआरटीज आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं कवर करूंगी पॉलिटी की एनसीईआरटीज। अब देखिए, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो जिनको नहीं पता है, जो अभी जस्ट सोच रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की वो तैयारी करेंगे, तो आई वांट टू टेल यू कि सिविल सर्विसेज का कि 3 स्टेजेस पे होता है, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो चाहे यूपीएससी। पहला होता है प्रीलिम, देन कम्स द मेंस और देन कम इंटरव्यू, है ना। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं पहले प्री की तैयारी करूंगा, जब मेरा प्री क्लियर होगा देन आई विल फोकस ऑन द मेंस, और जब मेंस क्लियर होगा देन आई विल गो टुवर्ड्स द इंटरव्यू। ऐसा प्रिपरेशन नहीं होती है। ये जो एग्जाम्स हैं इसकी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है। ये सब आपको एक साथ लेके चलना है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बीट अ पॉलिटी, बीट अ इकोनॉमी, बीट अ हिस्ट्री, आपको उसे प्रीलिम पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है सिर्फ, या मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है। आपको उस एग्जाम को डिटेल में करके इन दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ना है। ठीक है, आप सपोज एक टॉपिक उठाते हैं, लेट इट बी कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे आप उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, देन आप उससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन प्री। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी चेक करें कि प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको एक यू कैन से एक आउटलाइन मिल जाती है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है। तो आपने हमेशा इन एग्जाम की तैयारी इंटीग्रेटेड वे में करनी है, आइसोलेटेड नहीं। ठीक है, आप मेंस को देख के चलेंगे और मेंस के साथ ही आपकी प्री की प्रिपरेशन होगी। जब प्री आने को 1 to 2 मंथ्स रह जाते हैं, फिर जस्ट आप फोकस करेंगे प्री के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यू विल नीड टू स्टडी कंप्लीटली इन डेप्थ द टॉपिक। उससे रिलेटेड आपको मेंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं एंड प्री के भी। तो इसकी जो तैयारी रहने वाली है ना, वो इंटीग्रेटेड वे में ही होती है, आइसोलेटेड नहीं होती है। ठीक है, अब कमिंग बैक टू अवर टॉपिक कि जो हमने पढ़ना है दैट इज एनसीईआरटीज। तो एनसीईआरटीज को बनाया गया है पर्टिकुलर दैट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के हिसाब से। अगर आप 6 की एनसीईआरटी को उठा के देखेंगे तो यू विल फाइंड कि बहुत सी पिक्चर्स हैं, बहुत सी स्टोरीज हैं, क्योंकि उसको उसी हिसाब से बनाया गया है जिस हिसाब से एक 6 स्टैंडर्ड का बच्चा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए। अब हम इसे 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, वी विल अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अवर एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम इसे पढ़ेंगे। और आई एडवाइज यू कि आप इन सभी एनसीईआरटीज की हार्ड कॉपी अपने पास रखें। वैसे तो ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज भी एनसीईआरटीज की अवेलेबल होती हैं, बट इट बेटर कि आपके पास बुक हो, उस पर आप, जब मैं आपको समझाऊंगी, आप अंडरस्टैंड करें, देन यू रीड द कंप्लीट चैप्टर। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें आप अंडरलाइन कर दें, ताकि जब आप उन्हें रिवाइज करें तो जस्ट आप फोकस करें उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, जो जिस्ट है उस चैप्टर का, जो आपने उस चैप्टर से लिया है, आउटकम लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट यू रीड देम आउट,
पहले आप समझ लेंगे, देन उस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे, देन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे, एंड देन चाहे तो आप उसकी अपने नोट्स भी बना सकते हैं या आप बुक पे भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी द वे जिस तरह से आप उसे पढ़ेंगे। तो ये सारी लिस्ट है एनसीईआरटीज की जो हम कवर करेंगे इस पूरी सीरीज में अप टू द 12th, 9th, 11th और 12th की दो एनसीईआरटीज हैं पॉलिटी की, हम दोनों ही कवर करेंगे, ठीक है। एंड 6th, 7th, 8th एंड 9th की देयर इज 10th अप टू 10th इट इज 1 एनसीईआरटी बुक, फाइन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी से, दैट इज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अगर आप इन सभी एनसीईआरटीज के चैप्टर्स को सम अप करें तो अराउंड 70 to 75 चैप्टर्स बनते हैं, 70 to 75 चैप्टर्स बनते हैं, बट विल ट्राई कि अराउंड 50 to 55 वीडियोस में 50 to 55 वीडियोस में ही हमारा ये जो पॉलिटी सीरीज है वो खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो बहुत छोटे हैं और जिनको आप दूसरे चैप्टर्स के साथ अमलगमेट कर सकते हैं, उनके साथ आप उनको इजीली कवर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो विल ट्राई कि अराउंड 1.5 मंथ में आपकी ये जो पॉलिटी की सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी की हो जाए, ठीक है। सो क्लास 6 के एनसीईआरटी की बात करें तो इट हैज 9 चैप्टर्स। So the first chapter which we will study today is understanding diversity. Understanding diversity. Diversity को समझना। देखिए जब आप वर्ड सुनते हैं डाइवर्सिटी तो आपको क्या समझ आता है? डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस, भिन्नताएं, ठीक है, कि किस तरह से एक इंसान दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है। अब अगर अपने देश की तरफ हम देखें तो हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत से बेसिस पे पाई जाती है। स्टार्ट करें लैंग्वेज से। लैंग्वेज हमारे देश में अराउंड 1600 लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो लैंग्वेज के बेस पे एक प्रोफाउंड डाइवर्सिटी पाई जाती है। बट इस चीज में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि डाइवर्सिटी का मतलब इनइक्वालिटी नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू इनइक्वालिटी। हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्सन अगर हिंदी बोल रहा है और अदर पर्सन अगर तमिल बोल रहा है या तेलुगु बोल रहा है तो उनके स्टेटस में इनइक्वालिटी है, नहीं। हर लैंग्वेज अपने एरिया में इट हैज द सेम स्टेटस, ठीक है, इट हैज द सेम इंपॉर्टेंस। इट इज जस्ट दैट कि वो आपस में डिफरेंट है, ठीक है। उनकी लिपि डिफरेंट है, उनकी कैलीग्राफी डिफरेंट है, उनके लिखने का तरीका डिफरेंट है, उनके बोलने का तरीका डिफरेंट है, दैट्स इट। उनको वो इनइक्वल नहीं है कि किसी तरह से उनको इनइक्वल नहीं डिफाइन किया जाता, ठीक है। सो डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस, वो इनइक्वालिटी नहीं होती, फाइन। अब लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज में मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे देश में 1600 लैंग्वेज बोली जाती है। रिलीजन की बात करें तो हमारे वर्ल्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजन हैं वो सब हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, एवरी रिलीजन इज फाउंड इन इंडिया। तो रिलीजन के बेस पे डाइवर्सिटी है हमारे देश में, फाइन। फिर हम क्यूजीन की बात करें, फूड की बात करें, सो नॉर्दर्न से लेकर साउदर्न तक, वेस्टर्न से लेकर ईस्टर्न तक, every part of our country has different cuisine, different food habit, depending upon उनकी geographic location, है ना, कि वो किस जगह पे लोकेट है, दैट पर्टिकुलर स्टेट और सिटी और प्लेस, और किस तरह का क्लाइमेट वहां पाया जाता है। तो उस बेस पे डिफरेंट डाइवर्सिटी वहां पर है। कहीं पर जो लोकल स्टेपल डाइट है दैट इज व्हीट, कहीं पर मेज, ठीक है। अगर आप वेस्टर्न भारत में चले जाते हैं, राजस्थान की जगह पर, राजस्थान गुजरात वाले एरिया में, तो वहां पर यू विल फाइंड कि जो ज्वार है, बाजरा है, दैट इज द स्टेपल डाइट, क्योंकि वो उसी क्लाइमेट के हिसाब से बना है और उस क्लाइमेट में वो इजीली ग्रो हो पाता है, ठीक है। अगर आप कश्मीर चले जाएंगे तो स्टेपल डाइट वहां की राइस है, ठीक है। अगर आप वेस्ट बंगाल वाली साइड चले जाएंगे तो फिश एंड राइस है, क्योंकि कोस्टल एरियाज में है, तो मरीन प्रोडक्ट्स ज्यादा इजीली अवेलेबल है।
तो फूड प्रोडक्ट जो है डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट तरीके के पाए जाते हैं और उस हिसाब में डाइवर्सिटी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि राइस इज वेरी गुड, उसके स्टेटस हाई है, वीट का नहीं है, ज्वार बाजरा का नहीं है, नहीं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन और ज्योग्राफिक लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्लोथिंग पैटर्न। ठीक है, क्लोथ्स इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि कौन किस जगह पर रह रहा है, उस हिसाब से अटायर है। कोस्टल एरियाज में देखिए, क्योंकि वहां पर केरल, तमिलनाडु, उस जगह पर एक्सट्रीम वेदर नहीं रहता है, ठीक है ना, कोस्टल एरिया से एक्सट्रीम वेदर नहीं रहता, तो उस हिसाब से अटायर है। आप अगर हाई ऑल्टीट्यूड में चले जाएंगे, लद्दाख चले जाएंगे, तो वहां पे फुल बॉडी कवर वाला अटायर पहना जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बर्फ पड़ती है, ज्यादा ठंड रहती है। तो क्लोथिंग भी डिफरेंट है। रिलीजन में भी आप देखेंगे, डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट क्लोथिंग पैटर्न को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, सो दीज ऑल आर डाइवर्सिटी विच आर फाउंड इन आवर इंडिया, इन आवर कंट्री। ठीक है, साथ ही आप अगर बात करें कल्चर, ठीक है, कल्चर फेस्टिवल्स है ना, आप लोहड़ी की एग्जांपल ले लें। नॉर्दर्न इंडिया में लोहड़ी सेलिब्रेट किया जाता है हार्वेस्ट में, साउदर्न इंडिया में उसी हार्वेस्ट फेस्टिवल को पोंगल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मेन जो जिस्ट है, मेन जो एम है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का, वो सेम है, बट थोड़ी सी वेरिएशन आ गई सेलिब्रेट करने के तरीके में। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस भी उसी तरह से आते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर डाइवर्सिटीज विच आर फाउंड इन अवर कंट्री। ठीक है, ओके, सो दीज आर, जैसे मैं आपको बता रही थी, कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, आप वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में आप चले जाएंगे, वहां का कल्चर देखेंगे। गुजरात में आप देखेंगे नवरात्रि बहुत पॉम्प एंड शो से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वहां पे क्यूजीन अगर आप उसका देखेंगे तो वहां पे वो थेपला वगैरह हर चीज में थोड़ा सा शुगर डालना, दैट इज द कल्चर ऑफ दैट पोर्शन। ठीक है, साउथ अगर आप वेस्टर्न बंगाल की बात करेंगे तो वहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि राइस एंड फिश वो उनकी स्टेपल डाइट है, और उनके जो दुर्गा पूजा जो है वो बहुत ज्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस प्ले करती है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में आप देखें तो लोहड़ी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, लोहड़ी बहुत ही ज़्यादा यू कैन कल्चरल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप बिहार वाले एरिया में चले जाए तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में आप देखेंगे डिफरेंट कल्चर जो है फॉलो किए जाते हैं, और उस हिसाब से डिफरेंट फेस्टिवल्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और डिफरेंट फेस्टिवल डिफरेंट कल्चर सिग्निफिकेंस को शो करते हैं। ठीक है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, ठीक है, हर तरह का रिलीजन हमारे देश में पाया जाता है। इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी, पर्शियन, यू कैन से बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, सो एवरी सॉर्ट ऑफ रिलीजन इज फाउंड इन इंडिया। लैंग्वेज, हिंदी से लेके तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, सो अवधी, हर सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, मतलब 1600 लैंग्वेज हमारे देश में बोली जाती है। ठीक है, सो दीज आर द डाइवर्सिटीज विच ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कास्ट डाइवर्सिटी करें तो ये पेक्युलर है हमारे देश से। अगर आप वर्ल्ड में कहीं और जाएंगे ना तो कास्ट डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी आपको, कास्ट के बेस पे डाइवर्सिटी। ठीक है, रिलीजन में होगा, रिलीजन पे वायरिएशंस होगा, एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर भी बहुत से आप बोले सेक्ट्स पाए जाते हैं। जैसे आप इस्लाम की अगर एग्जांपल ले तो शिया और सुन्नी में होता है, अगर आप हिंदुइज्म की एग्जांपल ले ले तो शैविज्म है, वैष्णव है, तो डिफरेंट डिफरेंट अगर कल्ट्स सॉर्ट ऑफ पाए जाते हैं विद इन रिलीजन ऑल्सो। लेकिन ये जो कास्ट की डाइवर्सिटी है ना, ये पेक्युलर है हमारे देश से। हमारे देश में पूरी सोसाइटी को ऑन द बेस ऑफ कास्ट 4 स्ट्रेटास में डिवाइड किया गया। सबसे टॉप पे रहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डाइवर्सिटी एक हिरार्की बनाई गई है टॉप से बॉटम तक। टॉप में दैट इज ब्राह्मण, देन कम्स द क्षत्रिय, देन वैश्य, एंड द लास्ट इज शूद्र। ठीक है, सो दिस कास्ट डाइवर्सिटी दैट इज पेक्युलर टू अवर कंट्री इंडिया। अगर आप इस पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो दिस यू कैन ऐड इन द कास्ट डाइवर्सिटी का जो पोर्शन है ना, ये ऑल्सो आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने GS1 का जो पेपर है आपका, यूपीएससी का जो GS1 का पेपर है, उसमें जो सोसाइटी पोर्शन है वहां पर कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि कुछ पेक्युलर जो पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन सोसाइटी के, उसके बारे में लिखिए। तो वहां ये आप मेंशन कर सकते हैं कास्ट डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, इसके कुछ प्रोज भी हैं, इसके कुछ कॉन्स भी हैं। जब ये बनाया गया था तब इसका जो फोकस था दैट वाज कि ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन की जाए,
है ना। ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन, ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन क्या होती है कि काम के बेस पे लोगों को डिवाइड कर देना, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर कर देना, कि जो पूजा पाठ करते हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया, जो युद्ध करते हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, उनको एक कैटेगरी में रख दिया। तो दैट वाज ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन। बट ओवर अ पीरियड टाइम ये सिर्फ स्टेटस सिंबल रह गया, और आज की डेट में जाकर इसने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया है, सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिवाइड भी लाया है। इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी डाले गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, जिसके राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और जो था राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी ऑल्सो, क्योंकि अनटचेबिलिटी भी इसी से जो है बॉर्न हुई थी। सो ये दैट इज अ टोटली डिफरेंट आप बोले तो कंटेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर हम और उसके डेप्थ में चलेंगे। कमिंग बैक टू अवर टॉपिक डाइवर्सिटी, नेक्स्ट आती है ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी, ठीक है। हमारा ही एक ऐसा देश है जहां पे हर तरह के क्लाइमेट पाया जाता है ना। यहाँ पर आप एक पोर्शन पे जाएंगे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम मंथ्स ऑफ द ईयर में सर्दी रहती है, एक जगह जाएंगे तो बहुत गर्मी रहती है, एक जगह जाएंगे तो आप कोस्टल एरियाज में अगर आप चले जाएंगे तो एक जो है एक तरह से सेम सा मौसम रहता है, कोई एक्सट्रीम जो क्लाइमेट है नहीं पाया जाता। सो 4 तरह के सीजन हमारे देश में पाए जाते हैं। तो हमारा देश इस बात में बहुत यूनिक है, ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी भी हमारे देश में बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी ही लीड करती है फिर आपके क्यूजीन में डिफरेंसेस को, क्लोथिंग में डिफरेंसेस को, रहने के कल्चर में डिफरेंसेस को। दिस ऑल आर द आउटकम ऑफ दिस ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी, ठीक है। ओके, सो अब अगर हम ये जानना चाहें कि व्हाट आर द रीजन ऑफ डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी का रीजन क्या है, ठीक है ना, कॉजेस क्या है डाइवर्सिटी के, कि हमारे देश में ये जो लैंग्वेज डिफरेंट है, क्लोथिंग, फूड में डिफरेंसेस है, कल्चर में डिफरेंसेस है, एथनिसिटी में डिफरेंसेस है, इसका मेन रीजन क्या है। सो 2 रीजंस हैं। एक तो जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूं दैट इज ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफिक लोकेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया लद्दाख का और केरला का, ठीक है, कि लद्दाख में रहने वाला पर्सन, उसका जो स्टेपल डाइट होगी वो डिफरेंट होगी, क्लोथिंग डिफरेंट होगा, कल्चर डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन दैट क्लाइमेट। और अगर आप केरल की बात करें, कोस्टल एरियाज की बात करें, तो वो टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है, स्टेपल डाइट डिफरेंट है, क्लोथिंग डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे देश में डाइवर्सिटी पाने का, दैट रीजन इज कल्चरल इम्पैक्ट। ठीक है, कल्चरल इम्पैक्ट। हमारे देश में आपने देखा होगा बहुत देर से अंग्रेज भी आए, अंग्रेजों से पहले अरब ट्रेडर्स आ रहे हैं, मुगल्स आए हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है हमारे देश में आए हैं, बहुत सी हमारे देश में इनकमिंग रही है बहुत ज़्यादा डिफरेंट ट्रेडर्स की, डिफरेंट ट्राइब्स की। और वो जब भी कोई एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो सिर्फ पर्सन का ट्रांसफर नहीं होता है, वो अपने साथ अपनी हैबिट्स, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, इन सब को भी लेके जाता है। तो जब भी माइग्रेशन होती है या जब भी एक जगह से दूसरी जगह लोगों का आना जाना होता है तो उनके साथ उनका कल्चर जो है, कल्चर चेंज भी होता है। इससे क्या होता है कि एक वो कल्चर जो अपने साथ लेके आया है और एक कल्चर जिस जगह पर वो गया वहां का ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कल्चर है, ये दोनों कल्चर आपस में मिलकर एक न्यू कल्चर को बर्थ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में अरब आए, मुगल्स आए, हमारे देश में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कल्चर था। जब अरब और मुगल्स का आगमन हुआ हमारे देश में तो उनके कल्चर हमारे कल्चर का मिक्सचर हुआ और एक नए कल्चर का जो है बर्थ हुआ। ठीक है, न्यू कल्चर, ठीक है, जिसको आप कहें कभी कभी एक बिल्कुल एक फ्रेश कल्चर बन जाता है। ठीक है, जिसमें थोड़े से फीचर्स जो है एग्जिस्टिंग कल्चर के होते हैं और थोड़े से फीचर्स जो है न्यू कल्चर के होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिस्टिंग कल्चर बिल्कुल यू कैन से कि सबसाइड हो जाता है, दब जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ न्यू कल्चर। ठीक है, इट डिपेंड्स कि कितने फीचर्स कौन सा कल्चर अपने रिटेन कर पाता है। और इस तरह से भी डाइवर्सिटी जो है हमारे देश में पाई जाती है। हमारे देश में जितनी भी लैंग्वेज से रिलेटेड आप कहें, अरब लैंग्वेज का जो आया उससे जब मॉडिफिकेशन होके और बहुत सी लैंग्वेज डेवलप हुई, ये सब जो है दैट वाज बिकॉज ऑफ द कल्चरल इम्पैक्ट। सो 2 कॉजेज हैं हमारे देश में पाई जाने डाइवर्सिटी के, दैट इज ज्योग्राफिकल
लोकेशन एंड कल्चरल इम्पैक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज, अब डाइवर्सिटी तो हमारे देश में एग्जिस्ट करती है, दैट वी अंडरस्टैंड। किस किस लेवल पर है? लैंग्वेज पर है, फेस्टिवल्स पे, कल्चर पे, एथनिक पे, रिलीजन पे। ठीक है, उसके कॉजेज भी हमने देख लिए कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से और कल्चरल इम्पैक्ट की वजह से। बट अब हमें ये जानना है कि इस डाइवर्सिटी से क्या हमें नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस डाइवर्सिटी? सो हियर वी विल सी कि ये जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी की वजह से हमारे देश में यूनिटी भी पाई जाती है। देखो, लैंग्वेज हमारी डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, फिर भी कुछ आप इंस्टेंस पे देखेंगे जब पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। अगर कभी कोई वॉर की सिचुएशन आ जाए, ठीक है, वॉर की तो एक्सट्रीम सिचुएशन होगी, अगर कभी क्रिकेट मैच भी हो रहा हो तो भी हमारा पूरा जो देश है, वर्ल्ड कप में इंडिया अगर खेल रहा हो तो पूरा जो हमारी देश है वो एक साथ हो जाता है, अपनी सभी डाइवर्सिटीज को एक साइड पे रखकर। उस वक्त फोकस जो होता है दैट इज जस्ट कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाए। ठीक है, सो डाइवर्सिटी के अंदर भी यूनिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और वो एक्सट्रीम कंडीशंस जब आती हैं तब वो दिखती हैं। बट डाइवर्सिटी प्रॉब्लम क्रिएट तब करती है जब एक पर्सन, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलीजन, जब एक रिलीजन पर्सन ये सोचने लगे कि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो नेसेसिटीज है, दैट इज नॉट ओनली डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलीजन बट इट इज ऑपोजिट टू अदर रिलीजन, देन दिस डाइवर्सिटी लीड टू डिवीजन, है ना। जैसा हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स आए और उसके बाद हमारे देश का जो बंटवारा हुआ उस वजह से हो, जिसकी वजह से कम्युनलिज्म जो हमारे देश में अराइज हुआ। ठीक है ना, जब एक पर्टिकुलर थिंग के लोग, लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, ये सोचने लगे कि हमारी नीड्स और हमारी नेसेसिटीज दूसरी चीजों से टोटली डिफरेंट ही नहीं, ऑपोजिट भी हैं, देन जो डाइवर्सिटी है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। अदरवाइज जो डाइवर्सिटी है दैट हमारी रिचनेस को दिखाती है ना, कि हमारे देश कितना रिच है, हर तरीके के लोग हमारे देश में रहते हैं और इतने सालों से, इतने करोड़ों सदियों से हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं और प्रोलिफरेट भी कर रहे हैं, है ना। सो इट इज बिकॉज देयर इज समवेयर अ यूनिटी इन दिस डाइवर्सिटी। ठीक है, ओके। और जो जैसे यहाँ पे है कि सॉन्ग्स और सिंबल्स जो बनाए गए हैं देशभक्ति के, जो आप राष्ट्रगान की बात करें या ये हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ये सब जो है हमें कांस्टेंट रिमाइंडर देते हैं कि बेशक हमारे देश में डाइवर्सिटी है बट इनसाइड वी ऑल आर वन। ठीक है, इंडियन फ्लैग, ठीक है, सो ऑल दीज आर द सिंबल विच रिमाइंड अस डीप इनसाइड कि वी ऑल आर वन इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंसेस। फाइन, ओके, सो दैट वॉज इट फॉर द चैप्टर 1 जो यूनिट 6 का था। इसमें कंसेप्ट हमने समझा डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हमने जाना, डाइवर्सिटी का जो मतलब है दैट इज डिफरेंसेस, वो इनइक्वालिटी नहीं होती एंड डाइवर्सिटी डिफरेंट बेसिस पे पाई जाती है। अब इन्हीं के बेस पे प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग नेशनल आइडेंटिटी। आपको कोई 4 कल्चरल एलिमेंट बताने हैं डाइवर्सिटी के इंडिया में जो पाए जाते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लैंग्वेज में, फूड में, क्लोथिंग में। ठीक है, सो आपको ये भी बताना है कि उनकी नेशनल आइडेंटिटी को बिल्ड करने में किस तरह से सिग्निफिकेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन इट बी सेड दैट द रीजन्स फॉर्म अ कल्चरल यूनिट रादर देन द स्टेट्स। ठीक है, इसमें कहने का मतलब है कि स्टेट को नहीं, एक पर्टिकुलर रीजन की, अगर आप एक जैसे हमने बात की वेस्ट बंगाल की या केरला की, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको स्टेट को कंसीडर नहीं करना है, रीजन को कंसीडर करना है। जैसे कि कोस्टल रीजन जो है उसमें बहुत सी स्टेट्स आ रही हैं, उसमें आंध्र प्रदेश भी आ रहा है, केरल भी आ रहा है, तमिलनाडु भी आ रहा है, तो वो कोस्टल रीजन कंप्लीट एक रीजन हो गया। नॉर्दर्न रीजन कंप्लीट, जिसमें बहुत सारी स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर यूटी है, देन हरियाणा है, वो कंप्लीट रीजन हो गया। वेस्टर्न में राजस्थान, गुजरात, ये सब, लेकिन वो एक रीजन में। सेंट्रल रीजन, आपको पर्टिकुलर रीजन के बेस पे बताना है कि जो डाइवर्सिटी है वो स्टेट वाइज नहीं है, दैट इज रीजन वाइज। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप कोशिश करिए जो मैंने आपको समझाया है उसके बेसिस पे 30 to 50 वर्ड्स तक आप इनको लिखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को आपस में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बेटर इसका आंसर क्या हो सकता था। तब तक आप इसे लिखिए और फिर आप रिलेट कीजिएगा कि आपने किस
हद तक आप उसको सही लिख पाए हैं। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो तैयारी है, आपका जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है ना, वो भी साथ साथ चलती रहेगी। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है सिविल सर्विसेज का, दैट इज मेंस। वही आपका मेरिट डिसाइड करता है। मेंस में आपने कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं वही डिसाइड करता है, क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट मेंस जो है दैट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उसके लिए बहुत जरूरी है। और जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, आप उसके बारे में लिख पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पता चलता है कि आपको वो कितना ज्यादा समझ आया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ, दैट इज 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 2। आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।